हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे कॉमन एरर्स का सॉल्यूशन, जो कॉमन एरर्स आपसे CHSL 2023 में पूछी गई हैं। एक ही वीडियो में सारी कॉमन एरर्स हम डिस्कस कर लेंगे। इसका PDF आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस से, जहां से आपको इसका PDF मिल जाएगा, तो आप पहले से खुद भी करके देख सकते हैं। उसके बाद ये सॉल्यूशन देखेंगे तो और बेहतर आपको समझ में आएगा कि क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए और कहाँ तक आपकी तैयारी है, मतलब कितनी बेहतर आपने तैयारी कर रखी है, ये भी आप जज कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, बबल इज अ ओल्डेस्ट मेंबर इन आवर ब्लैक आइस क्लब। इस सेंटेंस में आप देखिए यहाँ पे ओल्डेस्ट जो दे रखा है, ओल्डेस्ट से पहले ए लगा रखा है। ए तो किसी भी तरीके से नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ओल्डेस्ट का जो साउंड है, फर्स्ट लेटर का जो साउंड है, वो भी इसको सपोर्ट नहीं करेगा। तो आप यहाँ पे, वैसे डिग्री सुपरलेटिव है तो दी ओल्डेस्ट आना चाहिए। इसका आंसर आप करेंगे दी ओल्डेस्ट मेंबर इन आवर ब्लैक आइस क्लब। बबल इज एन ओल्डेस्ट के ए ओल्डेस्ट के स्थान पर दी ओल्डेस्ट, क्योंकि डिग्री सुपरलेटिव यहाँ पे रिक्वायर्ड है। और क्या कहना चाह रहा है? बबल जो है वो सबसे पुराना सदस्य है हमारे ब्लैक आइस क्लब का। दूसरा है, ही फाइनली रिकॉल्ड दैट द थीव्स हैव लीव फ्रॉम द फ्रंट डोर। तो अंततः उसने रिकॉल किया, मतलब उसको याद आया कि जो चोर थे वो फ्रंट डोर से, सामने वाले दरवाजे से गए थे। यहाँ पे आप देखिए, ही फाइनली रिकॉल्ड, पहली बात तो दैट के साथ में, दैट के पहले आपको दे रखा है रिकॉल, और दैट के पहले रिकॉल्ड दे रखा है, तो दैट यहाँ पे कंजंक्शन है। और ये वाला जो क्लोज है ये मैन क्लोज है, तो ये पास्ट में दे रखा है आपको, नहीं क्या? ये पास्ट है तो आगे भी पास्ट आएगा, आगे भी पास्ट आएगा, तो यहाँ पे पहली बात तो आना चाहिए हैड। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि एच के साथ आनी चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म आनी चाहिए तो फिर लेफ्ट होगा, लीव से काम नहीं चलेगा। तो हेड लेफ्ट करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है भाई, तो ये आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। तीसरे क्वेश्चन में आइए। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, ही सैंग ब्यूटिफुली बट द जजेस वर अनइम्प्रेस एट द एंड। उसने बहुत ही सुंदर तरीके से गाना गाया, लेकिन अंत में जजेस जो है वो अनइम्प्रेस रहे। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जजेस जो है ये आपका जैसे बट कंजंक्शन हो गया, इसके बाद में द है वो डिटर्मिनर है, ये आपका नाउन है, और ये दोनों मिलकर बना रहे हैं सब्जेक्ट। इस सेंटेंस का, इस क्लॉज का ये सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है। तो आगे आपको चाहिए कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव होता है। या तो नाउन होता है, या प्रोनाउन होता है, या एडजेक्टिव होता है। अनइम्प्रेस जो है वो फिलहाल किसी भी पोजीशन में नहीं है। अनइम्प्रेस तो वर्ब हो सकती है, अनइम्प्रेस्ड करोगे तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा, तो अनइम्प्रेस्ड करिए, क्योंकि जजेस अनइम्प्रेस्ड थे, इसकी विशेषता बताने वाला शब्द आपको चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए था। आपका आंसर आ जाएगा क्या? 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, द सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। अर्थ से पहले जो भी यूनिक रेफरेंस के शब्द होते हैं, जो ब्रह्मांड में एकमात्र होते हैं, उनसे पहले हम द लगाते हैं। अर्थ से पहले, सन से पहले, मून से पहले, इन सबसे पहले द लगता है, तो द अर्थ आएगा, ए अर्थ से काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। When मयंक केम आई शैल गो विद हिम टू द सर्कस। जब मयंक आएगा तो मैं जाऊंगा। एक बात हमेशा ध्यान रखो, ये सीक्वेंस ऑफ टेंस का मतलब क्वेश्चन है। सीक्वेंस ऑफ टेंसेज जो होते हैं उसके अंतर्गत आप ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कभी भी याद रखिए, पास्ट का कॉम्बिनेशन फ्यूचर के साथ नहीं बन सकता है। ठीक है, मतलब प्रेजेंट और पास्ट, फ्यूचर, सॉरी, प्रेजेंट और फ्यूचर ये हो सकता है, फ्यूचर और पास्ट नहीं हो सकता है। और ये टाइम क्लोज है आपका, ये टाइम क्लोज है, वैन से बता रहा है, समय की बात कर रहा है। जब मयंक आएगा तो मैं उसके साथ सर्कस के लिए जाऊंगा, ये मतलब इसका ट्रांसलेशन है। तो प्रॉब्लम ये है कि वैन मयंक कम्स होना चाहिए, वैन मयंक कम्स होना चाहिए, प्रेजेंट में आएगा। ये फर्स्ट फॉर्म आ गई, आगे फिर शैल के साथ गो, ये सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? 1 नंबर। फिर इन कोर्स बाई टाइम, देखिए एक फ्रेज होती है कोर्स ऑफ टाइम, मतलब इस दौरान, ड्यूरिंग। ही वॉज वाइज एनफ टू रियलाइज द मिस्टेक्स ऑफ हिज पास्ट लाइफ। जो भी उसने पिछले लाइफ में, पास्ट लाइफ में गलतियां की है, वो इतना बुद्धिमान तो था कि वो उसको रियलाइज कर सके, ये मतलब है। कोर्स ऑफ टाइम होती है फ्रेज, कोर्स बाई टाइम नहीं होती है। अगले क्वेश्चन पे आइए।
हैव यू एवर वंडर्ड वेयर डज ऑयस्टर्स कम फ्रॉम? ऑयस्टर्स जो होते हैं वो सीपी मतलब एक समुद्री जीव होता है। शंख देखा होगा आपने, शंख है ना, तो ये वो सीपी है, शंख वाला सीपी है। तो ये ऑयस्टर्स है। हैव यू एवर वंडर्ड, क्या तुमने कभी भी सोचा है? वंडर का मतलब यहाँ पे सोचना है। क्या तुमने कभी भी सोचा है किस बारे में? वेयर डज ऑयस्टर्स कम फ्रॉम, कि कहाँ से ऑयस्टर्स आते हैं। तो यहाँ पे ऑयस्टर्स जो है प्लूरल है, और अगर प्लूरल है तो फिर ये डज तो आने का सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। तो यहाँ पे वेयर डू होना चाहिए था, लेकिन मैं तो आपको ये कहूँगा कि ये जो क्वेश्चन मार्क लग रहा है ये तो लग रहा है इसके कारण, हैव यू एवर वंडर्ड, इसका क्वेश्चन मार्क है ये लास्ट में, ठीक है। और ये वाली जो बात है ये तो इसका मतलब मैन क्लोज तो है नहीं, इसलिए सबऑर्डिनेट क्लोज में तो हम वैसे भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग पहले नहीं करते हैं, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं जब सबऑर्डिनेट क्लोज होता है। तो यहाँ पे सीधा वेयर ऑयस्टर्स कम फ्रॉम ये होना चाहिए, डज को हटाना ही उचित रहेगा। आपका आंसर होगा क्या? वेयर ऑयस्टर्स कम फ्रॉम, ये वाला, सॉरी वेयर डज ऑयस्टर्स, डज वाला पार्ट गलत है। इसके बाद में नंबर 8 है द करंट स्टेट ऑफ द लिटरेचर ऑन द एफिकेसी अंडर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी फॉर इंडिविजुअल्स विद जनरलाइज्ड एंजाइटी और डिसऑर्डर सजेस्ट दैट इट इज अ प्रॉमिसिंग ट्रीटमेंट ऑप्शन। ज़्यादा बड़ा देखकर सोचना नहीं, ज़्यादा आपके पास ये ऑप्शन तो नहीं है कि आप नो एरर की तरफ जा सको, आप ये कह सको कि इसमें कोई गलती नहीं है, ये तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, गलती तो है फिर इसमें। तो जो करंट स्टेट ऑफ द लिटरेचर है, वर्तमान की जो स्थिति है लिटरेचर की, लिटरेचर किसको लेकर? लिटरेचर लिखा गया है एफिकेसी को लेकर। एफिकेसी मतलब प्रभावशीलता, एफिकेसी का मतलब होता है इफेक्टिवनेस, प्रभावशीलता। अब प्रभावशीलता किसकी? प्रभावशीलता कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की, ये CBT बोलते हैं इसको शॉर्ट में, CBT की व्यवहारशीलता। तो इसकी व्यवहारशीलता अंडर नहीं आएगा, ओ आएगा, रिलेट कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, कनेक्ट कर रहा है तो ओ आएगा। तो इसका मतलब कौन सा गलत हो गया? ये अंडर वाला पोर्शन गलत है, आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। क्लियर है भाई? आगे आइए नंबर 9 पर। कुछ क्वेश्चंस बेहद आसान है, कुछ थोड़े से सोचने पे मजबूर आपको करेंगे, लेकिन जब मैं ये देखूँ इसको कि CGL में जो कॉमन एरर्स पूछी थी आपसे और ये जो 10+2 में कॉमन एरर्स पूछी हैं, अगर इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो ये वाली जो कॉमन एरर्स है थोड़ी सी मुश्किल आपको लग सकती हैं। CGL में तो बेहद आसान क्वेश्चंस थे, यहाँ पे थोड़ा सा सोचने पे मजबूर कर सकता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं कह रहा मैं, लेकिन उसकी तुलना में थोड़ा सा मुश्किल है। आगे देखिए, पूनम यूजुअली सिट्स इन अ फर्स्ट रो, यहाँ पे अ फर्स्ट रो के स्थान पे द फर्स्ट रो आएगा, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड ये जो होते हैं ये ऑर्डिनल नंबर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑर्डिनल नंबर्स ये होते हैं, है ना। इनसे पहले ये सीक्वेंस बताते हैं। ऑर्डिनल का एक्चुअल में मतलब होता है ऑर्डर, सीक्वेंस, तो सीक्वेंस बताने का ये काम करते हैं। इनसे पहले हम द लगाते हैं, तो द फर्स्ट होना चाहिए। आपका आंसर है वो हो जाएगा 1 नंबर। फिर 10th है ऑनेस्टी इज अ बेस्ट पॉलिसी, ये भी आपको बड़ा आसान सा क्वेश्चन पूछा है, डिग्री सुपरलेटिव है, दी बेस्ट होगा, और ये तो तुमने रटा हुआ भी होगा, बहुत बार बचपन में स्कूल में पढ़ा होगा सेंटेंस। ऑनेस्टी इज दी बेस्ट पॉलिसी होता है, अ बेस्ट नहीं होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आइए, देखिए देखें, द रिच शुड हेल्प पुअर। देखिए द रिच है, ये सभी अमीर लोगों की बात है, रिच पीपल की बात है। तो जो अमीर लोग हैं उनको सहायता करनी चाहिए, किसकी? द पुअर होना चाहिए। द पुअर का मतलब होगा पुअर पीपल, गरीब लोगों की। वैसे तो द डिटर्मिनर जो होता है वो नाउन के पहले ही जुड़ता है, लेकिन जब एडजेक्टिव से पहले ये लग जाता है तो ये प्लूरल नाउन बना देता है, उसकी पूरी क्लास को डिनोट करता है। तो द रिच, वैसे रिच एडजेक्टिव है, द नहीं लगना चाहिए, लेकिन जब द लग जाता है एडजेक्टिव से पहले, द लग जाता है जब एडजेक्टिव से पहले, तो फिर उसका मतलब ये है कि वो प्लूरल नाउन बनाएगा। क्या बनाएगा? प्लूरल नाउन बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे द रिच है, वैसे ही होना चाहिए क्या? द पुअर। तो द पुअर होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए? 1 नंबर। फिर है लाइशा शुड होल्डिंग अ मीटिंग इन द प्रेम ऑडिटोरियम टुमारो इवनिंग। पहली बात तो ये टाइम देखो, कब की बात है? कल शाम की बात है, मतलब कल शाम मतलब आने वाला कल की बात है, तो फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है, तो फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है। दूसरा, आपको पता है कि शुड के साथ में बेस फॉर्म तो आती है, ING तो नहीं आता है, तो वैसे तो होल्ड होना ही चाहिए। अब ये कहना क्या चाह रहा है कि लाइशा जो है वो एक मीटिंग प्रेम ऑडिटोरियम में कल शाम को होल्ड करेगी, ये मतलब है। तो यहाँ पे आप शुड भी नहीं लगाएंगे, विल कर दीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। विल होल्ड अ मीटिंग होगा, क्योंकि शुड तो 2 तरीके से यूज किया जा सकता है। या तो शुड का प्रयोग आप करेंगे सजेशन के लिए, एडवाइस के लिए, या फिर शुड का प्रयोग करेंगे आप स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए, कड़ी मतलब मजबूत संभावना के लिए।
तो यहाँ पे आप करिए विल होल्ड, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगले क्वेश्चन में आइए, करके देखिए, देखें क्या कह रहा है। इट इज डिफिकल्ट टू रिटेन एनोनिमिटी वाइल वर्किंग इन द वर्ल्ड्स मोस्ट वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन, कि जब आप विश्व के सबसे मतलब प्रख्यात ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जब आप विश्व के सबसे प्रख्यात ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आप एनोनिमिटी, एनोनिमिटी होता है गुमनामी, एनोनिमस होने की स्थिति, गुमनामी, तो आप गुमनामी को बना के नहीं रख सकते। आप ये नहीं कह सकते कि आप गुमनाम हो, आपको कोई जानता नहीं है। तो देखिए रिटेन नहीं लग के यहां पे आना चाहिए मेंटेन। रिटेन होता है वो पोजीशन जो भी आपके पास फिलहाल है उसको बना के रखना होता है, और जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में रखने को हम बोलते हैं मेंटेन, रिटेन नहीं बोलते। तो मेंटेन आना चाहिए यहाँ पे। अगला है आई एम वॉकिंग इन द क्रॉस रोड गार्डन सिंस मॉर्निंग। ये बड़ा ही आसान सा प्रश्न है और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सिंस या फॉर के साथ जब आप टाइम देखते हो, सिंस या फॉर के साथ जब आप टाइम देखते हो तो हमेशा याद रखें आपको परफेक्टिव एस्पेक्ट लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए? परफेक्टिव एस्पेक्ट लगाना चाहिए। परफेक्टिव एस्पेक्ट जब मैं बोलता हूं तो सीधा सा मतलब ये निकालो कि या तो परफेक्ट लगेगा या परफेक्ट कंटिन्यूअस लगेगा, ठीक है ना। परफेक्टिव एस्पेक्ट से मतलब क्या है कि या तो लगेगा परफेक्ट या फिर लगेगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे आप लगाइए परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि परफेक्ट से तो काम चलेगा नहीं। यहाँ पे वॉकिंग तो अलग ही पार्ट में दे रखा है, आपको हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, तो आई हैव बीन वॉकिंग करिए। आई हैव बीन वॉकिंग इन द क्रॉस रोड गार्डन सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से यहाँ पे वॉक कर रहा हूँ इस गार्डन में, ये इसका मतलब है, ठीक है। तो आई हैव बीन होगा, एम हटेगा, आंसर कौन सा आ जाएगा? ये वाला। अगले क्वेश्चन पे आइए 15 कह रहा है डू यू वांट टू विजिट अ जू व्हेन यू गो टू अहमदाबाद। एक बार आप देख लीजिए, व्हेन यू वांट डू यू वांट टू विजिट अ जू व्हेन यू गो टू अहमदाबाद। देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे थोड़ा सा, वैसे तो कोई गलती नहीं है लेकिन नो एरर हमारे पास ऑप्शन नहीं है, वैसे तो गलती है ही नहीं इसमें। आप यूँ कहो कि क्या आप कोई जू जाना चाहेंगे, जू का विजिट करना चाहेंगे जब आप अहमदाबाद जाओ, तब कोई गलती नहीं है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मतलब अब अगर गलती निकालोगे तो फिर ए के स्थान पे द निकाल लो, क्योंकि पूछने वाले को पता होगा कि जो अहमदाबाद जा रहे हो तो अहमदाबाद का कोई फेमस जू होगा, है ना। ये होमोफोरिक रेफरेंस कहलाती है स्थिति। क्या कहलाती है? होमोफोरिक रेफरेंस। होमोफोरिक रेफरेंस का मतलब हो गया कि आपको किसी नाउन को देखते ही पता लग जाए कि किस नाउन के बारे में आप बात कर रहे हैं, वो कहलाता है होमोफोरिक रेफरेंस। तो डू यू वांट टू विजिट द जू, क्या आप विजिट करना चाहेंगे जू का जब आप अहमदाबाद जाओ? तो अहमदाबाद जा रहे हो तो अहमदाबाद का फेमस जू आप विजिट करें, इसलिए यहाँ पे द ज़्यादा उचित रहेगा, ऐसा कर सकते हो। 16 है आफ्टर वर्किंग सो मच इन द फील्ड्स यस्टरडे डिड यू टुक अ ब्रेक। तो आपने कल खेतों में बहुत ज़्यादा काम किया, फील्ड्स में बहुत ज़्यादा काम किया, तो क्या आपने ब्रेक लिया? डिड से पूछा है, डिड जो है वो वर्ब की बेस फॉर्म लेता है अपने साथ, ठीक है। तो टुक नहीं आएगा, क्या आएगा? टेक आएगा। टेक आएगा तो क्या आना चाहिए? ये वाला आना चाहिए, ठीक है। आगे आइए 17 और 18 देखिए। द फूड कंटेनर इज नॉट एनफ बिग टू मीट द डिमांड्स ऑफ द अफेक्टेड पीपल। जो फूड कंटेनर था जिसके अंदर भोजन था वो इतना ज़्यादा पर्याप्त रूप से बड़ा नहीं था कि पूरी कर सके डिमांड को। किसकी डिमांड? अफेक्टेड पीपल की, प्रभावित लोगों की। प्रॉब्लम क्या है वो समझिए। एनफ जो है वो नाउन से तो आता है पहले और एडजेक्टिव के आता है बाद में। एनफ नाउन के पहले आता है, एडजेक्टिव के बाद में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे बिग जो है वो एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के बाद में एनफ आएगा तो बिग एनफ ये होगा, ठीक है। बिग एनफ होना चाहिए, तो ये वाला गलत कौन सा हो गया? ये पार्ट गलत है। बिग इधर आएगा, एनफ इधर आएगा। नाउन होता तो नाउन से पहले आता है एनफ। अ लॉट ऑफ एडल्टरेंट्स, एडल्टरेंट्स का मतलब मिलावट करने वाले पदार्थ। तो बहुत ज़्यादा एडल्टरेंट्स आर केमिकल्स दैट कैन लीड टू एन रेंज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स इन बोथ चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि बहुत ज़्यादा अगर एडल्टरेंट्स आप यूज़ कर रहे हो तो वो केमिकल्स हैं और वो क्या कर सकते हैं, बहुत बड़ी श्रृंखला में, बहुत ज़्यादा संख्या में हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं बच्चों में भी और एडल्ट्स में भी। प्रॉब्लम है रेंज के पहले एन नहीं आएगा, रेंज के पहले एन नहीं लगना चाहिए, है ना। टू अ रेंज ऑफ, टू अ रेंज, क्योंकि साउंड का प्रॉब्लम, साउंड यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, रेंज का साउंड क्या है? कॉन्सोनेंट है, एन नहीं लगेगा।
फिर आइए 19 पर, वर दिस बॉय वॉशिंग हिज क्लॉथ्स यस्टरडे व्हेन द मेट्रॉन केम फॉर अ रेगुलर राउंड। मेट्रॉन संरक्षक को बोलते हैं। दिस बॉय दे रखा है तो वर नहीं लगेगा, ठीक है, और वैसे भी हिज दे रखा है तो सिंगुलर ही है, ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, तो इसको भी वॉज कर दीजिए आप, तो ये गलत हो गया 1 नंबर पार्ट। और 20 कह रहा है आई हैव रेड दैट अ लीनिंग टावर ऑफ पीसा इज अ पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन इन द वर्ल्ड। तो देखो पीसा का झुकती हुई मीनार, झुकी हुई मीनार, तो द लीनिंग टावर लगाओ ना, अ लीनिंग टावर कैसे लगाओगे आप, है ना। ये तो एक क्या कह सकते हो, जैसे रेड फोर्ट है, ताजमहल है, वैसे ही पीसा की झुकी हुई मीनार है। ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, ऐतिहासिक स्मारक है, इससे पहले आपको द का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ये 4th नंबर ए के स्थान पे लगाना पड़ेगा द। 21 एंड 22 करिए। द इन्वेस्टिगेशन कंडक्टिंग बाय द रिसर्च टीम, इन्वेस्टिगेशन कौन सी, जो रिसर्च टीम के द्वारा कंडक्ट की गई, यील्डेड, है ना। तो रिसर्च इन्वेस्टिगेशन कौन सी, जो इसके द्वारा कंडक्ट की गई, इसका पोस्ट पोज एडजेक्टिव चाहिए। हालांकि एडजेक्टिव आईएनजी रूप में भी आ सकता है, लेकिन आईएनजी रूप में तब लग सकता है जब आप कोई काम कंटिन्यूअस कर रहे हो, जैसे फ्लाइंग बर्ड्स है, राइजिंग प्राइसेस है ना, सोरिंग रिजल्ट्स है, ऐसे करके कुछ यूज करते हैं। तो यहाँ पे कंडक्टेड आएगा, पास्ट पार्टिसिपल की आवश्यकता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल से काम नहीं चलेगा। इसका ट्रांसलेशन क्या है वो देखो, इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट बाय द रिसर्च टीम, रिसर्च टीम के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन किया गया उसने सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए, स्टैटिस्टिक में सांख्यिकी रूप से बढ़िया रिजल्ट प्रोड्यूस किए, प्रोवाइडिंग सब्सटेंशियल एविडेंस, और उसमें काफ़ी बढ़िया स्थिति में प्रमाण थे किस चीज़ के, टू सपोर्ट द हाइपोथेसिस, मतलब जो परिकल्पना है उसको सपोर्ट करने के लिए। हाइपोथेसिस इमेजिनेशन को बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, कंडक्टेड वाला पार्ट गलत है। इट वॉज रवि नॉट हिज फ्रेंड्स हु वर शाउटिंग एट लेट आवर्स लास्ट नाइट, रवि था, उनके फ्रेंड्स नहीं थे जो कि शाउट कर रहे थे। तो देखो ये तो निगेट कर रहा है खुद ही है कि फ्रेंड्स नहीं थे, रवि की बात है, रवि के लिए फिर वॉज आएगा ना, वर नहीं लगेगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। बात क्लियर है। 23 एंड 24 करेंगे। वॉशिंगटन इरविंग्स राइटिंग करियर स्टार्टेड एट द टेंडर एज, टेंडर एज का मतलब अर्ली एज, वेरी अर्ली एज, बहुत ही कम आयु में, अल्प आयु में। वॉशिंगटन इरविंग्स राइटिंग करियर, वॉशिंगटन इरविंग का जो राइटिंग करियर था वो स्टार्ट हुआ अर्ली एज में। अर्ली एज क्या थी, 19 की, व्हेन ही जॉइंड हिज ब्रदर पीटर्स न्यूज़पेपर। उसने क्या किया था उस समय, उसने अपने भाई के न्यूज़पेपर का जो बिजनेस था उसको ज्वाइन किया था। द मॉर्निंग क्रॉनिकल, न्यूज़पेपर का नाम मॉर्निंग क्रॉनिकल था, और किस रूप में ज्वाइन किया था, जर्नलिस्ट के रूप में। देखिए ये एक ऑक्यूपेशन बता रहा है अपना, ये प्रोफेशन बता रहा है, प्रोफेशन के नाम से पहले ए लगाया करो जब भी आप प्रेडिकेट पार्ट में इसकी बात करते हो। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, ही इज़ अ टीचर, तो आप सीधा नहीं कर सकते ही इज़ टीचर, क्योंकि ये सेंटेंस का प्रेडिकेट हिस्सा है। पता होगा आपको कि ये तो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बारे में जो बातें हम करते हैं वो कौन सा पार्ट होता है, प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट वाले पार्ट में अगर किसी प्रोफेशन का नाम दे रखा हो आपको, तो उससे पहले आप ए लगाया करो, एन लगाया करो, जो भी आवश्यकता हो साउंड के अकॉर्डिंग। टीचर से पहले ए लगेगा। कैन यू मेक श्योर यू हैव ए करेक्ट एड्रेस बिफोर यू स्टार्ट ड्राइविंग, तो क्या आप, ये तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, एक पेपर मैंने डिस्कस किया है CHSL का, वो भी आप देखिएगा, नहीं देखा है ना। ये 9 अगस्त का एक पेपर मैंने 11:45 से 12:45 वाले शिफ्ट का डिस्कस किया है। उसमें ये क्वेश्चन था, वहाँ मैंने बताया है कि ये होमोफोरिक रेफरेंस है। जब आप कह रहे हो कि ड्राइविंग स्टार्ट करने से पहले क्या आप ये बात श्योर कर सकते हो, क्या ये बात सुनिश्चित कर सकते हो कि आपके पास करेक्ट एड्रेस है, तो एड्रेस जो व्यक्ति बोल रहा है, जो पूछ रहा है कि क्या तुम्हें पता है कहाँ जाना है, तो वो उसको पता है एग्जैक्टली कहाँ जाना है, और ड्राइवर से पूछ रहा है कि क्या उसको भी पता लग गया कि कौन सा स्थान है वो, ठीक है। तो द करेक्ट एड्रेस आएगा। ये मैंने उस पेपर में भी करवाया है, उसके अंदर ये कॉमन एरर का क्वेश्चन था। आंसर होगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, 25 कह रहा है कैन यू प्लीज पास मी ए स्वेटर, इट्स गोइंग टू बी द कोल्ड डे टुडे। तो क्या आप मुझे एक स्वेटर दे सकते हैं, कोल्ड डे होने वाला है, ठंडा दिन रहने वाला है। तो द कोल्ड डे के स्थान पे आएगा अ कोल्ड डे। द कोल्ड डे तो हम किसी निश्चित दिन की बात करते, ये तो कह रहा है कि आज का दिन, जैसे टुडे इट्स अ रेनी डे, है ना, इट्स अ कोल्ड डे, इट्स अ वार्म डे, इट्स अ हॉट डे, ऐसे यूज करते हैं। तो ये कोई डे के लिए कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं है, कोई सूचना नहीं है, इसलिए ए लगाना उचित रहेगा। कैन यू प्लीज ओपन अ डोर,
आई कैन हियर समबडी नॉकिंग, कह रहा है कि मुझे सुनाई दे रहा है कि कोई गेट नॉक कर रहा है, दरवाजा नॉक कर रहा है, तो क्या आप दरवाजा खोल देंगे? क्या आप दरवाजा खोल देंगे? तो ये दरवाजा कौन सा है? क्या ये कोई बहुत सारे दरवाजे हैं, उनमें से कोई एक दरवाजा है क्या? तो यहाँ दैट डोर लगेगा, क्योंकि जहां जिस गेट पर जिस डोर पर नॉकिंग उसको सुनाई दे रही, जो मुख्य दरवाजा होता है उस दरवाजे की बात है, तो दैट डोर लगेगा, निश्चित है ये भी। ठीक है भाई। फिर कह रहा है द इंग्लिश फॉट ऑफन फॉट फ्रेंच। देखो जैसे द इंग्लिश है, ये पूरी जाति है, अंग्रेजों ने अक्सर लड़ाई करी, किससे लड़ाई करी? फ्रेंच से। अब जैसे द इंग्लिश है वैसे द फ्रेंच होना चाहिए पूरी प्रजाति बताने के लिए। दूसरा, फोर्ट के साथ अगेंस्ट भी आप लगा सकते हो, नहीं लगाओ तो भी चलेगा, क्योंकि फोर्ट जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब भी है और इंट्रांजिटिव भी है, बोथ आर राइट। आप चाहो तो फोर्ट अगेंस्ट कर दो, तो अगेंस्ट लगाओगे तब भी आपको फिलहाल तो यही मानना पड़ेगा कि फ्रेंच वाले कॉलम में ही अगेंस्ट आएगा, क्योंकि इसमें मैंने गलती निकाल दी है कि फ्रेंच के पहले द लगना चाहिए, तो गलत ये वाला पार्ट है। आप चाहो तो अगेंस्ट लगा सकते हो, नहीं लगाओ तो भी चलेगा, द फ्रेंच लेकिन लगाए, क्योंकि आपको पूरे उस प्रजाति की बात करनी है। इट इज इंपेरेटिव इन अंडरस्टैंडिंग, तो यहां पे इंपेरेटिव जो होता है वो होता है नेसेसरी। तो ये कह रहे हैं जरूरी है, क्या जरूरी है? समझना जरूरी है। तो सब समझना जरूरी है, तो समझना हो गया उद्देश्य। उद्देश्य के लिए हम लगाते हैं इन्फिनिटिव, टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये समझना जरूरी है। समझना क्या जरूरी है? अंडरस्टैंड का ऑब्जेक्ट है ये वाला, राइजिंग इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस यहाँ पे नाउन है, राइजिंग एडजेक्टिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, द डिटरमिनर है। तो ये समझना जरूरी है कि राइजिंग इंपॉर्टेंस जो है, जो बहुत बढ़ती हुई महत्व है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसको समझना जरूरी है। इन द पब्लिक सेक्टर की, लोगों वाले सेक्टर में, मतलब पब्लिक सेक्टर के अंदर, सार्वजनिक क्षेत्र में क्या महत्व है एआई का? टू इंक्रीज द एफिकेसी, ताकि हम क्या कर सकें? प्रभावशीलता बढ़ा सकें। एन इम्पैक्ट ऑफ द वर्क, और जो काम का प्रभाव है वो बढ़ा सकें। डन फॉर पब्लिक वेलफेयर, जो काम किया जाता है पब्लिक वेलफेयर, लोक कल्याण, लोक हित के लिए। आपका आंसर जो है वो क्या आएगा? अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड आना चाहिए। वुड यू लाइक टू वॉच एन मूवी टुनाइट एट 8? तो वुड यू लाइक टू वॉच एन मूवी तो आएगा नहीं, मूवी का साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, तो अ मूवी आएगा। आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। ये देखो, देखिए, द मैन इज अ सोशल एनिमल। याद रखिए, मैन और वुमन का प्रयोग जब आप करते हो जेनरिक रेफरेंस में, जेनरिक का मतलब हमें एग्जैक्टली ये पता नहीं है कि हम किस मैन किस वुमन की बात कर रहे हैं। ये मैन जो है ये प्राणी है, मतलब ये महिला पुरुष दोनों के लिए है, किसी हम स्पेसिफिक मैन की बात नहीं कर रहे हैं। और जब ऐसी कंडीशन है कि मैन और वुमन का प्रयोग हम जेनरिक रेफरेंस में करते हैं, किसी स्पेसिफिक की बात नहीं करते हैं, तो वहां आर्टिकल अलाउ नहीं होता। 2 नंबर पार्ट करेंगे, द को अपन हटाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? देखो, ही स्पीक्स प्लीजेंटली विद हर यस्टरडे। टाइम देखो क्या बता रखा है, यस्टरडे है, यस्टरडे है तो पास्ट है, पास्ट है तो फिर ये स्पीक्स नहीं आके स्पोक आना चाहिए। आंसर होगा 1 नंबर, ही स्पोक प्लीजेंटली विद हर। ठीक है भाई। 32 में हुर्रे, हियर इज द टॉय, मतलब हुर्रे एक जोए का क्या कह सकते हो, इंटरजेक्शन है ना। आप जब जोए एक्सप्रेस करना चाहते हो तो उस समय हुर्रे बोलते हो। हियर इज द टॉय, ये वो टॉय है जो मैं ढूंढ रहा था। अब इस टॉय को डिलीट करना है। व्हाट पूछता है, ऑब्जेक्ट खुद ही ऑब्जेक्ट पूछता है, जबकि ऑब्जेक्ट दे ही रखा है आपको। तो दैट आई वाज लुकिंग फॉर ये कर सकते हो, या सीधा आई वाज लुकिंग फॉर करोगे तब भी अंडरस्टूड है, वोट की आवश्यकता नहीं है आपको। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा ये वाला 4 नंबर। ठीक है। इसके बाद 33 देखिए, अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट एवरी डे थाउजेंड्स ऑफ एनिमल्स आर स्लॉटर्ड। यहां सब स्लॉटर्ड की स्पेलिंग गलत है। स्लॉटर्ड की स्पेलिंग SLAUGHTERED, स्लॉटर्ड ये होता है, मतलब किल करना। एक रिपोर्ट के अनुसार हर दिन हजारों एनिमल्स को मार दिया जाता है, स्लॉटर्ड ये वाला होगा। दे नीड टू वेव द पार्टिसिपेशन फीस फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज, मतलब उनको जरूरत है कि जो डिसेबल लोग हैं, विकलांग लोग हैं, उनकी पार्टिसिपेशन फीस की वो छूट दे दें, उनको छूट दें इस चीज़ की। छूट के लिए वेव ऑफ होता है, केवल वेव नहीं होता, वेव ऑफ होता है। आपका आंसर क्या आएगा? 3 नंबर आएगा। क्लियर है। 35 क्या कह रहा है देखो, दिस बॉय इज क्लेवरेस्ट। क्लेवरेस्ट से पहले द लगेगा, द क्लेवरेस्ट, दी क्लेवरेस्ट है ना, क्योंकि डिग्री सुपरलेटिव है, सुपरलेटिव है तो दी क्लेवरेस्ट यहाँ पे होना चाहिए। 36 है, मेजोरिटी ऑफ द पीपल डू नॉट कॉम्प्रिहेंड द विसिट्यूड्स ऑफ रेगुलर लाइफ। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ये विसिट्यूड्स की स्पेलिंग यहाँ पे गलत दे रखी है आपको। विसिट्यूड्स का मतलब होता है उतार चढ़ाव,
VICISSITUDES होना चाहिए, इसमें CI नहीं दे रखा था, है ना, VISS सीधा दे दिया, ये स्पेलिंग गलत है। इसका मतलब होता है अप एंड डाउन, अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव को बोलते हैं। आपका आंसर क्या होगा? इसका ट्रांसलेशन ये है कि बहुत सारे लोग हैं वो समझते नहीं है। कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना, समझना। तो बहुत सारे लोग हैं वो समझते नहीं है किस चीज को, रेगुलर लाइफ के उतार चढ़ाव को, ये इसका ट्रांसलेशन है। फिर कह रहा है यू कैन नॉट कंपनसेट फॉर द रॉन्ग डूइंग्स यू हैव कमिटेड इन द पास्ट। तो आप कंपनसेट नहीं कर सकते, आप भरपाई नहीं कर सकते। किस चीज की भरपाई नहीं कर सकते? जो भी रॉन्ग डूइंग्स तुमने की है, जो भी गलत काम तुमने किए हैं पास्ट के अंदर। तो कमिट की स्पेलिंग गलत है, COMMITTED ये होना चाहिए। आपका आंसर ये होगा, ठीक है, कमिटेड। ठीक है भाई। अगला है आई ब्रॉट एन एप्पल फ्रॉम अ प्लेस यू रिकमेंडेड मी अर्लियर। आई ब्रॉट एन एप्पल फ्रॉम अ प्लेस, मैंने एप्पल लिया कहाँ से? उस स्थान से जो आपने मुझे रेकमेंड किया था पहले। ये वो स्थान है जिसको आपने रेकमेंड किया था, ये निश्चित हो गया, ये इसका डिस्क्रिप्शन है। तो जब कोई चीज़ निश्चित है तो उससे पहले द लगेगा, द प्लेस होना चाहिए। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर आपका आंसर होगा। फिर देखो क्या है 9th 39 कह रहा है अ क्रोकोडाइल वॉज स्विमिंग इन अ रिवर। कोई गलती नहीं है, वैसे गलती होनी चाहिए इसके अंदर, ऐसे कि ए क्रोकोडाइल वॉज स्विमिंग इन द रिवर, क्रोकोडाइल तैर रहा था। जो व्यक्ति इसको रिपोर्ट कर रहा है ना कि एक मगरमच्छ था वो तैर रहा था, तो उसको तो पता है कि एक क्रोकोडाइल, वो क्रोकोडाइल को तो नहीं जानता, लेकिन जिस नदी में तैर रहा था उस नदी को तो जानता है। तो यहाँ पे इन द रिवर होना चाहिए वैसे तो कायदे से। यहाँ आपका CHSL ने आंसर मान रखा है नो एरर, और मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए 4 नंबर, इन अ रिवर के स्थान पर होना चाहिए इन द रिवर। कारण है कि जो व्यक्ति इसको रिपोर्ट कर रहा है कि एक क्रोकोडाइल तैर रहा था, तो इन द रिवर होगा ना, जिस नदी में तैर रहा था उस नदी के सामने खड़ा होकर रिपोर्ट कर रहा हो, तो नदी का तो पता है उसको, लेकिन क्रोकोडाइल का नहीं पता क्रोकोडाइल कौन सा है, इसलिए द रिवर होना चाहिए। एन ओल्ड मैन होम वी मेट वाइल कमिंग बैक फ्रॉम आवर कॉलेज लाइव्स एट माई अंकल्स प्लेस। तो एन ओल्ड मैन होम वी मेट, तो देखो एन ओल्ड मैन होम वी मेट, जिस व्यक्ति से हम मिले, तो ये जो है ना होम वी मेट, ये बता रहा है उस ओल्ड मैन के बारे में। तो ये ओल्ड मैन निश्चित हो गया, तो यहां पे लगाइए दी ओल्ड मैन। ठीक है, अगला देखो, वेन आई वॉज इन 5th ग्रेड आई यूज टू राइड ऑन माई रेड बाइसिकल। जब मैं 5th ग्रेड में था तो मैं राइड करता था मेरी रेड बाइसिकल पर। तो ये पास्ट की हैबिट बता रहा है, यूज टू आएगा। वेन आई वॉज इन 5th ग्रेड, जब मैं 5th ग्रेड में था तो मैं राइड किया करता था, ये पास्ट की हैबिट है इसलिए यूज टू आएगा। द फेमस ऑथर क्लियरली मेंशन्ड ऑल द नेम्स ऑफ हिज फ्रेंड्स इन द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द बुक। एक्नॉलेजमेंट का आभार स्वीकार करना होता है। एक्नॉलेजमेंट की स्पेलिंग ACKNOWLEDGEMENT ये होती है, ये स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, ये आपका आंसर आएगा। फिर 43 पूछ रहा है दे वर लेड इन द सन। सन मतलब धूप है, यहाँ पे वो धूप में लेटे हुए थे पूरे मॉर्निंग टिल सुदर्शन केम, जब तक सुदर्शन आया तब तक। तो लाई और ले और लेन ये होता है लेटा हुआ होना। एक जो ले लेड लेड होता है ये रखना होता है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट लगता है, यहाँ पे ये वाला आएगा तो इसकी फॉर्म बनेगी लाइंग, ये वाला लाइंग। ठीक है, लेटा हुआ था, तो आपका आंसर होगा 2 नंबर। आउल, एन आउल आएगा, ए आउल, तो आउल का जो फर्स्ट लेटर का साउंड है वो वाउल साउंड है, वाउल साउंड है तो एन होना चाहिए। हुटिंग है वो आउल की साउंड